Good morning, my dear students, and welcome. Welcome to this session of solutions. तो यहां पर हम सॉल्यूशंस के अंदर करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं 3 शॉर्ट्स में फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। हमसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल में t.me/unacademy_neet_official एंड t.me/unacademy_neet विजय में, और यहां पर आप साथ ही साथ जुड़िए unacademy.com/@Anoop Vashishtha। यहां पर आप जुड़ जाइए, यहां पर आप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। और अब तो मेरे साथ जुड़ने के लिए दो कम्युनिटीज हैं। दीज टू कम्युनिटीज आर Unacademy NEET, दैट इज NEET UG, एंड Unacademy NEET हिंदी मीडियम। तो अब हमारे पास दो कम्युनिटीज हैं जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम की कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम की कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम की कम्युनिटी में आपको हिंदी के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अब हमारे पास आज रात को 9 बजे हमारा हिंदी माध्यम का एक सत्र हो रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी माध्यम से आप किस प्रकार नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। हाउ यू कैन सक्सीड बाय from Hindi medium, using the Hindi medium, how you can succeed in your NEET examinations. So, join with us in the special class. आज रात 9 बजे ट्रिपल शॉट सीरीज हमारी चल रही है। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। यस, टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स 10 a.m. on YouTube. And today at night 10:30 p.m. we are having the solutions chapter क्वेश्चंस। हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस आज रात को 10:30 बजे हम करने वाले हैं, जिसमें सॉल्यूशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अभी बचे हुए हैं। कल हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, आज हमारे पास 40 से भी ज्यादा क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हिंदी उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो अलग है, सो सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो टुडे वी हैव द टॉपर सीरीज फॉर द सॉल्यूशन चैप्टर। Let's crack NEET UG with Unacademy. ऑफर वैलिड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। आज के लिए खास तौर से 24 मंथ्स के NEET UG सब्सक्रिप्शन के साथ 24 मंथ्स का CBSE सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, और साथ ही साथ 12 मंथ्स के NEET UG सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ्स ऑफ क्लास 12 CBSE फ्री मिल रहा है। यूज द कोड AV लाइव एंड ज्वाइन विद अस। और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 22 ऑनवर्ड्स। तो 22 से हमारा लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है। वी आर गोइंग टू हैव दैट इन हिंदी मीडियम। वो हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच है, हिंदी मीडियम के चैनल का पहला बैच। ये क्रैश कोर्स है। एनविजन बैच हमारा 6 अप्रैल से चल रहा है, और साथ ही साथ हमारा नीट ग्लोरी बैच भी चल रहा है। नीट ग्लोरी बैच मार्च 23 से चल रहा है और कंटिन्यूटी में चल रहा है। आइकॉनिक है, प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में हमारे पास पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर है। तो जल्दी से जुड़िए हमारे पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, और साथ ही साथ यू कैन क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी आइकॉनिक फॉर 3 मंथ्स। नीट यूजी 2023 विद अनअकैडमी 12 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स फ्री हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं ट्रिपल शॉट सीरीज की और सॉल्यूशंस चैप्टर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड, तो हमने कहा था कि फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द solutions must be dilute and the solute must be non-volatile। तो ये दो चीजें हमें चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। एंड हियर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ओपन हाउस सेशन। तो ओपन हाउस सेशन के साथ आप लिंक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी हैव द सॉल्यूशंस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर लोअरिंग की। चलिए राउल्स लॉ की बात करते हैं। राउल्स लॉ हमें कहता है पीटी, दैट इज total vapor pressure, is equal to P naught A mole fraction of A plus P naught B mole fraction of B। ठीक है, ये हमारे पास सीधा सीधा राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। अब अगर हम इस राउल्स लॉ के एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो लेट अस कंसीडर B टू बी द सॉल्यूट। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको A सॉल्यूट लेना तो ले सकते हो, B सॉल्यूट लेना तो ले सकते हो, दोनों में से किसी भी एक को आप सॉल्यूट ले सकते हो। ठीक है, सो वी कैन हैव A एज द सोल्यूट, वी कैन हैव B एज द सोल्यूट। सो लेट अस कंसिडर B एज सॉल्यूट। तो जैसे हमने ये माना कि B सॉल्यूट है, तो दो कंडीशन हमारे लिए वैलिड हो गए। पहली चीज,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज मच लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज मच लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बिकॉज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो ये पहली चीज तो हमने ये कंडीशन समझी। दूसरा, पी नॉट बी इज मच लेस देन पी नॉट ए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, ओपन हाउस सेशन में आप में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया अभी? अगर किसी ने ज्वाइन करना ओपन हाउस सेशन में तो ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे सवाल पूछ सकते हो आप। इज दैट क्लियर? कोई डाउट्स? ठीक है, तो सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलाटाइल हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है दैट पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज वेरी मच लेस than P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और हम ये कह सकते हैं PT is practically equal to P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A only। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहां तक हमने सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी। गुड मॉर्निंग अक्षय ठाकुर, कैसे हो? ठीक है, हाँ जी स्वप्नदीप आलोक, क्या कह रहे हो? किसको बता रहे हो आप? राजीव धाकड़ कह रहे हैं सर डाउट है सॉलिड एंड नॉन सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड वो है जो फ्लो नहीं करता अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, अपने आप फ्लो नहीं करता। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वेयर इज द सेशन सर? सेशन हमारा उसके ऊपर है, आप कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा ओपन हाउस सेशन। ठीक है, यहां तक किसी को पूछना है, कुछ पूछना है, पीटी इज नियरली इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब एक बात का ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज स्लाइटली लेस देन वन। सो P naught A mole fraction of A is slightly less than P naught A। ठीक है, यहां तक किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग? तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम P नॉट A में से P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी डेल्टा P। नाउ व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P वुड बी द लोअरिंग इन vapor pressure of solvent due to addition of non-volatile solute। ठीक है, lowering in vapor pressure of solvent due to the addition of non-volatile solute, इसे हम डेल्टा P बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज डेल्टा P। ठीक है, तो अगर हम इसे डेल्टा P की बात करें तो ये हमारे पास डेल्टा P आ जाता है। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक बात हम कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला जाए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, सॉल्वेंट डिक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हाँ जी अंकित, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। नाउ कंप्लीट इक्वेशन को अगर पी नॉट ए से डिवाइड कर दिया जाए
equation by P naught A. Dividing equation by P naught A, we get P naught A minus P naught A mole fraction of A divided by P naught A is equal to delta P upon P naught A. ठीक है, डेल्टा P अपॉन P नॉट A हमारे पास आ जाता है. ठीक है, अब व्हाट इज दिस? दिस इज द लोअरिंग इन वेपर pressure relative to the original vapor pressure of solvent. So this is lowering in vapor pressure relative to the original vapor pressure of the solvent. ठीक है, इसे बोला जाता है relative lowering in vapor pressure. This is called relative lowering in vapor pressure. In short, RLVP. Relative lowering in vapor pressure, RLVP. निरंजन, आपने हैंड रेस किया था बट मैं आपको पिक नहीं कर पाया. हाँ अंकित, आप हैंड रेस किए हुए हैं, आपने म्यूट कर रखा है. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. ठीक है, हाँ अंकित बोलो. हाँ अंकित बोलो. सर मैं पूछ रहा था कि सर मैं अभी 2024 का एस्पायरेंट हूं सर. नीट के लिए सर मैं क्या करूं अभी? अपनी 11th क्लास थॉरोली करो बेटा. 11th क्लास ढंग से पढ़ाई करो. 11th क्लास ढंग से करें? हाँ बिल्कुल, अभी तुम 11th में आए हो ना. यूट्यूब पर जो लेक्चर थी मेधावी वाली वो देख रहा हूँ अभी. मेधावी वाली लेक्चर देख रहा हूँ. महेंद्र सिंह सर का देख रहा हूँ सर. हाँ तो मेरा भी देख लो. आपका भी देख ले. ठीक है, और अभी क्या करें सर? पढ़ाई करो पढ़ाई. स्टार्टिंग कर सकते? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो स्टार्टिंग करने का सही समय है. सर आपको कभी नया बैच भी नहीं आया है? आ जाएगा बेटा, बहुत जल्द आ जाएगा. लेकिन अभी तुम जब नया बैच नहीं आया तब तक तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना. ठीक है, बारबी नाइकाबा बेटा, आपको मैंने इनवाइट कर दिया है. अगर आप कुछ पूछना चाहे तो. हाँ बेटा बोलो. मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ. हाँ बोलो बेटा. कर्नाटक के स्टेट्स थ्योरी मई 10th खत्म हो जाएगा. हाँ जी, एग्जाम खत्म हो जाएगा. क्रैश कोर्स है क्या? क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन. हाँ, क्या उसके रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल है. ऑफ कोर्स देयर इज अ रिकॉर्डेड क्लास. यू कैन ज्वाइन विद द रिकॉर्डेड क्लास एज वेल. हाँ, 2 मंथ के क्रैश कोर्स आपने स्टार्टिंग नहीं है. ऑलरेडी स्टार्टेड क्रैश कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. May 10 में जैसी खत्म होगा, आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन विद द क्रैश कोर्स, सारी रिकॉर्डिंग को. ठीक है, एक ही दिन में कई रिकॉर्डिंग देख सकते हो. यू कैन सी द मेनी ऑफ द रिकॉर्डिंग एट द सेम टाइम. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. वेलकम बेटा. ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज RLVP. अब यहां पे अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास आ रहा है P नॉट A माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय P नॉट A, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट A. ठीक है, अब अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो वी गेट इट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू. हाँ बारबी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डेल्टा P अपॉन
पी नॉट ए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इट्स अ टू कंपोनेंट सिस्टम, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास सीधी सीधी बात आ जाती है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसका मतलब यह है, बहुत सीधा सा मतलब, दैट द रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखना कि अगर हम ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट वुड बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब ध्यान रखना, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, एन बी इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू एन ए। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाता है। सुमंता बेटा क्या पूछना चाहते हो? मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस मेथड को हम पता कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? Okay, chaliye. So that was relative lowering in vapor pressure. Now we are going to talk about another colligative property, that is boiling point elevation. Let's talk about boiling point elevation. अब हमने boiling point की बात की थी. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the system becomes equal to the external pressure. अगर हम किसी तरीके से सिस्टम के वेपर प्रेशर को कम कर दें तो हम बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने प्लॉट किया है वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, वी हैव प्लॉट द वेपर प्रेशर एंड वी हैव प्लॉट द टेम्परेचर। ओके, नाउ एक और चीज, यहां पर हमारे पास है एक चीज जिसे हम कहते हैं, यहां पर this is what we call as external pressure. This is external pressure. Okay, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास ना एक इक्वेशन है। वैसे ये इक्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके कोर्स में नहीं है, तो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट लर्निंग इट। बस मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो इस इक्वेशन का है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लॉसियस क्लैपायरॉन इक्वेशन। वी हैव क्लॉसियस क्लैपायरॉन इक्वेशन। अब हम क्लॉसियस क्लैपायरॉन इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो दिस इक्वेशन gives variation of vapor pressure with temperature.
दिस इक्वेशन गिव्स वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। तो अब अगर हम इस वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इक्वेशन इज वेरी सिंपल, विच सेज log P2 अपॉन P1, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, ठीक है, वेयर शुक्राचार्य आपने हैंड रेस किया था लेकिन मैं आपको ले नहीं पाया है। ठीक है, वेयर P2 इज वेपर pressure at T2 and P1 is vapor pressure at T1। अब जैसे कि आप देख ही सकते हो कि दिस ग्राफ इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये कर्व में आएगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर। तो अब अगर हम इस ग्राफ को बनाते हैं, द ग्राफ वुड गो लाइक दिस। दिस वुड हाउ द ग्राफ वुड गो, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन, दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हमने सॉल्वेंट का ग्राफ की बात की, फिर हमने सॉल्यूशन के ग्राफ की बात की। एज यू कैन वेरी वेल सी कि किसी भी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कम है। अब अगर हम यहां इसकी बात करें, दिस, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टी बी, टी नॉट बी, यानी कि दिस इज ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब यहां पर अगर इस टेम्परेचर की बात की जाए तो साफ दिखाई दे रहा है कि द वेपर प्रेशर इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पर ये देखो ना, here the vapor pressure of the solution is not actually equal to the external pressure। तो यहां पर what we find is कि हमें और आगे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा so that the vapor pressure becomes equal to the external pressure। okay, तो यहां there would be a change in the temperature। ये हमारे पास है TB, यानी कि दिस इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमारे पास आ गया डेल्टा टीबी, दैट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। So there is an increase in boiling point due to the addition of a non-volatile solute। Is that clear? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर?
और लाइक करते चले जाइए। लाइक करने में आप बहुत ज्यादा आलसी होते चले जा रहे हैं, तो जस्ट गो ऑन विद द लाइकिंग। तो यहां पर ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। अब यहां पर हमारे पास जब इसको बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज दैट दिस डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम इसमें मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं, मोलारिटी ले सकते हैं, मोलालिटी ले सकते हैं, मास परसेंट ले सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट ले सकते हैं। फायदा हम क्या करते हैं, हम यहां पर देखो अगर मोलारिटी लेते हैं तो मोलारिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम मोलारिटी नहीं ले सकते। वी कैन टेक मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। मोलालिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो जाता है। तो यहां पर वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है। अब इक्वालिटी के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, एंड दैट कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हम के बी लिख सकते हैं एम। ठीक है। के बी इज ऑल्सो समटाइम्स रिटन एज के ई। ठीक है। दैट मीन्स इट इज मोलल। अजय रेड्डी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, this is molal boiling point elevation constant, and it is also known as ebullioscopic constant. This is also known as ebullioscopic constant. This is molal boiling point elevation constant, the ebullioscopic constant. ठीक है। अच्छा, हेलो। हाँ बेटा अजय बोलो। सर गुड मॉर्निंग बेटा बोलो। सर मैं जानना बेटा आपकी आवाज कट रही है, शुरू आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलो। नीट नीट 2024 के लिए बैच कब से शुरू होगा? बहुत जल्द शुरू होगा बेटा, बहुत जल्द शुरू होने वाला नीट 2024 के लिए बैच। टाइम बता दीजिए प्लीज। मई के फर्स्ट वीक में मैं शुरू हो कब से जाएगा वेट बेटा, कर रहा हूँ। मई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। सर मैं करीबन 2 मंथ से प्रिपरेशन करके बैठा हूँ, अभी तक बैच नहीं शुरू हुआ। बस मैं एकेडमी का प्रिपरेशन के फंस गया हूँ एक तरह से। आप अन अकेडमी का कौन सा, आपने क्या प्लस कोर्स ले रखा है आपने? हाँ, प्लस कोर्स का कब लिया आपने? प्लस कोर्स के लिए आपने अब करीबन आज मतलब 2 मंथ हो गए होंगे। आपने रिजल्ट भी बिहार बोर्ड से था, बिहार बोर्ड के एग्जाम फरवरी में ही हो गया था, और रिजल्ट भी मेरा 31 मार्च को आ गया है। तो बेटा आपका बिहार बोर्ड से हो गया है, तो आप अभी बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, ज्वाइन कर लीजिए। मेरा कोर्स भी शुरू हो रहा है, अब हमारा प्लस कोर्स नीट ग्लोरी का शुरू हो रहा है। नीट ग्लोरी का कोर्स है 22 तारीख। शुरू हो रहा है, बट मेरे लिए नहीं शुरू हो रहा, क्योंकि मैं भी 10th बोर्ड देख कर आया हूँ। हाँ हाँ। तो मुझे 11th के लिए मतलब आपका बेसिक्स चाहिए। अजय आपने क्या प्लस कोर्स ज्वाइन किया हुआ है? हाँ हाँ, मैंने प्लस को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, कब ज्वाइन किया था आपने प्लस कोर्स? हाँ, कब आपका आज के 2 मंथ पहले। 2 मंथ पहले। ठीक है बेटा, वहां पे कोर्स हमारे शुरू हो चुके हाँ हैं, आप देखिए एक बार मिल जाएंगे आपको। और नहीं तो आप 8585858585 पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि प्लस कोर्स कब सर से। 2024 के लिए चाहिए। हाँ 2024 का आप पता कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। नहीं, अभी तक स्टार्ट हुआ एक मंथ स्टार्ट हुआ था, तो दोस्त में से टीचर एजुकेटर पसंद नहीं आया। अब पसंद नहीं आया वो अलग बात है, तो अभी शुरू हो रहा है, दोबारा कोर्स शुरू हो जाएगा, अभी कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा दोबारा से, घबराओ मत। ठीक है। ओके। ओके। ओके बेटा। आज तक में विजिबल है क्या? बेटा ये कोर्स तो चल ही रहा है ना, ये 20। आज तक। हाँ हाँ कितने दिन में? हाँ 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा।
ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाता है। अब एक बात और बता देता हूं, हमारे पास ये जो केबी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां पे हमारे पास है के बी, या फिर हम इसको लिखते हैं के ई। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज आर टी स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है, जहां पर m इज द मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, T is the boiling point. ठीक है, R is obviously the gas constant and delta H vaporization is the enthalpy of vaporization. So that's what we have as the value of Kb. अब एक बात का ध्यान रखना, Kb is not the property of the solution, Kb is not the property of the solute, Kb is the property of the solvent. So Kb or Ke is the property of solvent. और Kb, Ke टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, ये सॉल्वेंट की नेचर के साथ ही बदलेगा। सॉल्वेंट बदलोगे तभी Kb Ke बदल जाएगा। जब तक आपका सॉल्वेंट सेम है तब तक Kb Ke में कोई फर्क नहीं आता। इज दैट ओके? तो यहां पर हमारे पास फिर से एक अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, and that delta TB will be equal to Kb into moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram. Kb into 1000 divided by mass of solvent in grams. अब यहां पे आपने 1000 ऊपर लिख दिया तो नीचे आपको ग्राम्स में चाहिए। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स? तो ये हमारे पास फिर से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास निकालने की जब बात आ जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू mass of the solvent. Ma is the mass of the solvent, B is the solute. ठीक है, सो हमारे पास है A as solvent, B as solute. ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स है, तभी हमने 1000 लगाया। 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर, 1000 इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? गुड मॉर्निंग डेविल गर्ल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बाद हमारे पास आ जाता है समथिंग कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब एक बात का ध्यान रखना, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, फॉर अ प्योर सब्सटेंस freezing point is same as melting point.
मैं ये बोल रहा हूं प्योर सब्सटेंस के लिए, क्योंकि अगर हम एक मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर एक फिक्स्ड पॉइंट पे मेल्ट नहीं करता, वो एक रेंज में मेल्ट या फ्रीज करता है। तो इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो अलग अलग चीज हो जाएंगी, क्योंकि अलग डायरेक्शन से जब मूव करोगे, यहां से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाओगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा अगर सब्सटेंस सेम, अगर प्योर नहीं है तो। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस है तो वो एक टेम्परेचर पर ही फ्रीज या मेल्ट होता है, तो दोनों सेम हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द सेम एज मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ प्योर सब्सटेंस। बाकी आपकी मर्जी, आप कहोगे कि सर वो भी तो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी तो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ नॉन प्योर सब्सटेंस, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, वो फ्रीजिंग या मेल्टिंग रेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature at which solid and liquid state of a substance. Freezing point or melting point is the temperature at which solid and liquid state of a substance coexist in equilibrium. That is, the mass of the solid and the mass of the liquid become constant, not equal but constant, unchanging but not same. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का कोएग्जिस्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम में। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम यहां पे जब इसकी बात करते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक और चीज है, इट इज द टेम्परेचर एट विच, और ये सोचने वाली बात है, वेपर pressure of the solid is equal to vapor pressure of liquid. So this is the temperature at which the vapor pressure of the solid is equal to the vapor pressure of the liquid. Is this clear? Anyone has to ask anything here? तो ये हमारे पास आ जाता है फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर सॉलिड का क्या वेपर प्रेशर होता है? बेटा मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर की बात करनी है तो नैफ्थलीन बॉल को अपनी नाक पे रख के ऐसे सूंघ के देखो, पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर होता है या नहीं होता। क्योंकि हमें किसी चीज की स्मेल तब आती है जब उसके वेपर्स हमारी नाक में जाते हैं, तभी तो हमें उसकी स्मेल आती है। तो अगर हम नैफ्थलीन बॉल को स्मेल कर सकते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि नैफ्थलीन बॉल्स के वेपर्स हैं। एनी काइंड ऑफ डाउट्स हियर? ठीक है, अरवाज कौर, नाम थोड़ा सा अलग है।
ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और एक छोटी सी बात भी एक और बताता हूं, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ substance is the one with least potential. The most stable state of a substance is the one with least potential. That is least concentration or least partial, जिसमें हम वेपर की बात कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, द सब्सटेंस फ्लोज फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, या इट फ्लोज फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी कि जहां पर भी हायर प्रेशर होता है वो हायर प्रेशर कम होने की कोशिश करता है, लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो इसलिए हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन कांस्टेंट ये स्टेबल नहीं होता, हमेशा लो कंसंट्रेशन स्टेबल होता है, हमेशा लो प्रेशर स्टेबल होता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर अपने आप नहीं जाता, लेकिन हाई से लो प्रेशर अपने आप हो जाता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर वैक्यूम में छोड़ दिया जाता है वो एक्सपैंड करता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज द वन विद द लीस्ट पोटेंशियल, दैट इज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द और द लीस्ट पार्शियल और वेपर प्रेशर। ये बात छोटी छोटी सी है, इसको मैं और क्लियरली समझा देता हूं। चलिए हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास ये ग्राफ था, दिस वॉज द ग्राफ वी हैड, ठीक है। चलिए अब जरा हम इसको बॉइलिंग पॉइंट को लगा रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे द प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इससे अगर हम आगे टेम्परेचर पे जाते हैं तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, जबकि प्रेशर एक्सटर्नल कम है, गैस का प्रेशर कम है, तो सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रेशर पर ये लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टेम्परेचर पर लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर इस जगह पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से कम है, तो लिक्विड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द वेपर। अब एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के लिए क्लैशियस क्लैपरॉन इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो log P2 by P1 becomes equal to डेल्टा H। यहां पर वेपराइजेशन की जगह सब्लिमेशन हो जाता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेपर्स ऑफ अ सॉलिड, divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो ये हमारे पास ये डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह कि अगर ग्राफ बनाओगे तो सॉलिड का ग्राफ ज्यादा स्टीप बनेगा, तो द ग्राफ ऑफ द सॉलिड इज स्टीपर दैन ग्राफ ऑफ द लिक्विड। तो यहां पर हमारे पास यह बन जाता है ग्राफ ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इट्स मोर और लेस अ स्ट्रेट लाइन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कर्व बनाने की कोशिश करें। ना, स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द सॉलिड। अब एक बात और का ख्याल रखना, जब हम किसी सब्सटेंस को फ्रीज करते हैं तो सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता। जब भी हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, द वर्ड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन।
ओके, तो ये लिख देते हैं, व्हेन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन is cooled, the first thing to precipitate, that is, you can say solidify, is the pure solvent till the solution becomes saturated. मतलब कि तब तक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट होता चला जाएगा जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता, जितना एक्सेस सॉल्वेंट है वो सारा नहीं निकल जाता, तब तक ये सैचुरेट, तब तक ये सॉल्वेंट ही निकलता चला जाएगा. ठीक है, तो यहां पर ये सॉलिड है. अब सीधी सी बात ये है कि दिस वुड बी टी नॉट एफ, यानी कि ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस वुड बी द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से कम है, यहां पे सॉलिड से कम है. तो मैंने अभी भी आपको बताया कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है वो स्टेबल होता है, एंड दिस इज डेल्टा टी एफ. अब अगर हम बात करते हैं डेल्टा टी एफ की, तो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल अगेन टू मोलैलिटी. मोलैलिटी. ठीक है, और यहां पे हम अगर बात करते हैं डेल्टा टी एफ की इक्वालिटी की, दैट इज इक्वल टू के एफ एम. नाउ के एफ को हम क्या कहते हैं? के एफ इज व्हाट वी कॉल एज के सी ऑल्सो. दिस इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. दिस इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इज इट क्लियर? विमलेंदु बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो. इज इट ओके? और जब हम इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ लिख दीजिए या फिर के सी लिख दीजिए. दिस इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन. अब एक सीधी सी बात है कि डेल्टा एच फ्यूजन इज मच लोअर देन डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो के एफ इज एक्चुअली मच लार्जर देन के बी. ठीक है, के एफ इज मच larger than Kb. ठीक है, so for the same concentration the depression in freezing point is more than elevation in boiling point. ठीक है, so we can say, so for same concentration depression in freezing point is more than elevation in boiling point. Is that clear?
ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास है फॉर द सेम कंसंट्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सो ये हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है। ओके, चलिए, ये हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात की, हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात की। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर दिस इज, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पहले हमें डिफ्यूजन की बात करनी पड़ती है। वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन। जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है, दिस इज द नेट मूवमेंट। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ये जो नेट वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इट्स द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन of their higher concentration. It's the net movement of particles from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. Net movement of particles from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration till the concentration becomes equal is termed diffusion. ठीक है, द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये तो हमने डिफ्यूजन की बात की, इसमें नेटवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट इक्वालिटी के बाद भी होता रहता है, लेकिन दोनों साइड से मूवमेंट बराबर होता है, तो नेट मूवमेंट दिखाई नहीं देता। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज डिफ्यूजन। इज इट ओके? अब लेट अस से हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसपीएम। एसपीएम स्टैंड्स फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव थ्रू बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो एसपीएम अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव थ्रू बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, एसपीएम अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव थ्रू बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं
जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास है, लेट अस से ये है सॉल्वेंट और ये हमारे पास है सॉल्यूशन। तो अब अगर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो मूव करने देगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देगा। ओके, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर एबल टू मूव बट नॉट द सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव इवन इन दिस डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, तो हम यहां पे एक बात कह सकते हैं कि द मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन is more than solution to solvent। ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन में ज्यादा है, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट में कम है। ठीक है, कारण सीधा सीधा है, द कंसंट्रेशन of solvent in pure solvent is more than that in solution। ठीक है, सॉल्यूट मूव कर नहीं सकता, सॉल्यूट को तो हमने ब्लॉक कर दिया, तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन दैट इन सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब अब हम डेफिनेशन लिखेंगे ऑस्मोसिस की। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ osmosis। The net movement of solvent particles, the net movement of solvent particles from a region of their higher concentration, from a region of their higher concentration, that is dilute solution, to a region of their lower concentration, region of their lower concentration, that is concentrated solution, from a region to a region of their lower concentration, that is concentrated solution, through
a semi permeable membrane through a semi permeable membrane is termed osmosis. ठीक है, this is what we term as osmosis. Is it clear? तो ये हमारे पास आ जाती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन. ठीक है, अब एक बात और है, अगर हम यहां पे सॉल्यूशन साइड पे एक प्रेशर लगा दें जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, व्हाट इज दैट? द प्रेशर that must be applied, the pressure that must be applied on solution side to prevent osmosis from taking place. The pressure that must be applied on solution side to prevent osmosis from taking place is termed osmotic pressure. Is termed osmotic pressure. ठीक है, so that is the pressure that must be applied on solution side to prevent osmosis from taking place. इसे osmotic pressure बोला जाता है. ठीक है, अब osmotic pressure को most often pi से denote किया जाता है. तो pi is equal to C, that is concentration RT. यहां पे जो concentration हमने लिखा है that is molarity. ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, दैट इज कंसंट्रेशन आर टी. अब कंसंट्रेशन को अगर आप वॉल्यूम को अगर आप मोल्स पर मीटर क्यूब में लेना चाहें, गो हेड विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो दिस इज अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब एक बात का ध्यान रखना, फॉर अ स्मॉल चेंज इन concentration, for a small change in concentration, there is a large change in osmotic pressure. ठीक है, so osmotic pressure measurement becomes a preferred method to measure the molar masses of polymers या macromolecules या फिर इवन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो जाते हैं. बाकी सब में टेम्परेचर चेंज करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं होती. सो दैट्स व्हाट वी हैड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब हमारे पास है एबनॉर्मल मोलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, abnormal molar masses from colligative properties. अब abnormal molar masses क्यों आते हैं बेटा? हमें जो है ना, हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टी. एक बैंकेट हॉल में पार्टी हो रही है. अब बैंकेट हॉल के अंदर दे काउंट द नंबर ऑफ गेस्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेट्स विच आर यूज्ड. उनको प्लेट के यूज से मतलब होता है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कितने लोग आए हैं. जितनी प्लेट यूज हुई है उतने लोग वो मान लेते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ने उठाई है, चाहे बड़े व्यक्ति ने उठाई है, चाहे किसी ने उठाई, किसी ने भी उठाई हो. जितनी प्लेट कंज्यूम होती है उतने लोग वो मान लेते हैं कि यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. इज दैट ओके? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द काउंटिंग.
बिल्कुल उसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब पार्टिकल्स काउंट होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एनायन है, वो कैटायन है, वो किसी पार्टिकल के टूटने से आया, किस तरीके से आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे पार्टिकल्स काउंट हो जाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब अगर एक पार्टिकल दो पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो दो पार्टिकल्स में काउंट हो जाता है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने दो प्लेटों में खाना खा लिया तो बैंकेट हॉल पर्सन इज गोइंग टू काउंट देम एज टू पर्सन। वो एक नहीं दो लोग काउंट कर लेगा क्योंकि एक व्यक्ति ने दो प्लेट यूज कर ली। और इसी तरीके से अगर दो लोगों ने एक प्लेट में खाना खा लिया देन इन दैट केस वो एक काउंट होगा चाहे वो दो लोग जुड़ गए हैं। तो अगर एसोसिएट हो गए तो पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, डिसोशिएट हो गए तो पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस डिसोशिएट हो गया तो काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी, अगर एसोसिएट हो गया तो काउंटिंग कम हो जाएगी। दोनों ही केसेस में काउंटिंग गलत है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव एज एबनॉर्मल। ठीक है, तो इफ द substance dissociates or associates, if a substance dissociates or associates in solution, then the molar mass determined from colligative property will be less or more than expected or actual mass. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है एन जो डिसोशिएट करके बना देता है, या डिसोशिएट क्या, ऐसे ऐसे ना लेकर हम इसको इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं, एन ए। ठीक है, डिसोशिएट करके एन ए बना देता है। तो यहां से 1 माइनस अल्फा हो जाता है, ये एन अल्फा बना देता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, number of particles at equilibrium will become equal to 1 minus alpha plus n alpha per mole of solute, and that is called I, which is called Van Hoff factor. ठीक है, तो ये है डिसोसिएशन के लिए। अगर हम एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन में क्या है, हमारे पास ए है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 बाय एन ऑफ ए एन। जितने पार्टिकल जुड़ेंगे उतने 1 बाय हो जाएगा। यहां पर अगर हमारे पास ये अल्फा गया तो ये अल्फा बाय एन बन जाएगा, और तब number of particles at equilibrium per mole of the solute will become 1 minus alpha plus alpha by n, that is again equal to Van Hoff factor. So this is for association. This is for dissociation. ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, observed colligative property is equal to Van Hoff factor multiplied by expected colligative property. Observed colligative property is equal to Van Hoff factor multiplied by expected colligative property. ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, what exactly that would be? This would turn out to be, जैसे कि अगर हमारे पास है वेपर प्रेशर लोवरिंग, ठीक है, तो delta P upon P not A will become equal to the Van Hoff factor multiplied by
द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन will become equal to Van 't Hoff factor multiplied by KBM। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा टी एफ विल बिकम इक्वल टू वैन टॉ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय के एफ एम, और इसी तरीके से द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम इक्वल टू वैन टॉ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सी आर टी। Is that okay? So this is what we have as the Van 't Hoff factor and its relation with the degree of dissociation, जिसमें जितना ज्यादा डिसोसिएशन होता चला जाएगा या एसोसिएशन होता चला जाएगा, वैन 't Hoff फैक्टर आइडियलिटी से उतना ज्यादा डिफरेंट होता चला जाएगा, वन से उतना डिफरेंट होता जाएगा। एसोसिएशन के लिए वैन 't Hoff फैक्टर वन से कम होता है, डिसोसिएशन के लिए वैन 't Hoff फैक्टर वन से ज्यादा हो जाता है। So that's what we have as the abnormal molar masses, and this is what we have as the end of the chapter called solutions। रात की क्लास 10:30 बजे जरूर मेरे साथ जुड़िए, जिसमें हम सॉल्यूशन के खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस किए बिना, देखो बेटा खाना तो हमने खा लिया है, अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, स्ट्रांग नहीं होगा। तो मिलते हैं हम आपसे उसमें। So join with us in the Telegram channel, which is t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two Telegram channels that we have. Unacademy.com/Anoop Vashishtha, my page on Unacademy, जहां पर आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और कम्युनिटी भी हमारे पास दो हैं, एक नीट हिंदी की कम्युनिटी है, एक नीट इंग्लिश की कम्युनिटी है। एंड वी हैव द ओपन हाउस। ठीक है, ओपन हाउस सेशन अभी चल रहा है, अगर किसी ने डाउट पूछना तो ओपन हाउस सेशन में पूछ सकता है। संभव है हिंदी माध्यम से नीट आज रात को 9 बजे हमारा हिंदी मीडियम के चैनल पर यह पहला स्पेशल क्लास होने वाली है, तो जरूर जुड़िएगा 9 बजे हमारे साथ नीट हिंदी मीडियम में। ट्रिपल शॉट सीरीज हमारी चल रही है, 30 डेज फिजिकल केमिस्ट्री ओवर। यहां पर हमारे पास कल हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, और आज रात को हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस, टुडे 10:30 PM पर। नीट यूजी क्रैक यहां पे कर सकते हो आप 24 महीने के साथ। हम 24 महीने का सीबीएसई फ्री दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास है 12 मंथ्स ऑफ नीट यूजी, 12 मंथ्स ऑफ सीबीएसई फ्री, और यहां पर 3 महीने का एक्सटेंशन भी साथ में है, यानी कि 15 महीने का नीट यूजी और 12 महीने का नीट सीबीएसई। इससे अच्छी स्कीम आई डोंट थिंक सो कोई आई है या आएगी। तो यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आइकॉनिक के लिए। यहां पर ये हमारे पास 3 महीने है, 38,115 विद द कोड AV लाइव। नीट यूजी 2022 में आप यहां पर एवरीडे एट 7:30 PM 30 मिनट 15 क्वेश्चन का रोज का एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे एक्सरसाइज करने हैं। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से। एनविजन बैच टारगेट 2023 6 अप्रैल से चल रहा है। नीट ग्लोरी AV लाइव कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो, यह भी चल रहा है। बिग बैंग नीट यूजी 2022 मेगा स्पेशल क्लास सीरीज मैराथन्स हैं 21 अप्रैल एंड 20 अप्रैल, यानी कि आज और कल। आज कितने बजे? 10 बजे। आई थिंक ये मैराथन सेशन अभी चल रहा है। 4 बजे शाम को अथर्व अग्रवाल का है, और केशव कृष्णा जी 7 बजे लेंगे। कोमल यादव मैम 8 बजे लेने वाली हैं, और षणमुगम प्रकाश 7 PM पर लेने वाले हैं। सिमिलरली 21 अप्रैल को भी इसी तरीके के हमारे पास सीरीज बनी हुई है। ऑल इंडिया रैंकर समिट फॉर नीट यूजी 2022 अप्रैल 23rd, एनरोल नाउ फॉर फ्री। एंथ्यूज बैच 13 अप्रैल से चल रहा है। उम्मीद फिर से बैच हमारा 13 अप्रैल से चल रहा है। ऑल स्टार बैच 20 अप्रैल से शुरू हो गया है, यानी कि आज से। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच नीट यूजी 2022 अप्रैल 13 से चल रहा है। ओपन हाउस सेशन हमारे पास चल रहा है, जिन्होंने डाउट पूछने हैं वो वहां पे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी बात सुन सकते हैं। यूएलआई टेस्ट सीरीज हमारी और क्वेश्चन बैंक है। नीट यूजी 2022 एंड 2023 टेस्ट सीरीज है यूएलआई की, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं नीट यूजी का विद अनअकैडमी मास्टर्स PYQ के साथ। अनअकैडमी आस्क अ डाउट इज देयर, 3 डाउट्स एट द सेम टाइम। एक्सप्लोर कर सकते हो आप हमारे साथ अनअकैडमी में सॉल्यूशंस को।
इंट्रोड्यूस कम्युनिटी, यहां पे आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो और आज की क्लास के नोट्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। 1:1 लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। अनलॉक द डोर्स एंड ज्वाइन विद अस। प्लस एंड आइकॉनिक प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर है। एवी लाइव कोड यूज कीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। गो अहेड एंड ज्वाइन विद अस। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक और शेयर करना, और नोट्स सबसे कुछ ही देर के बाद कम्युनिटी से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे 3:15 बजे प्लस क्लास में, 10:30 बजे स्पेशल क्लास में, और 9 बजे आज एक स्पेशल क्लास के शेड्यूल में। सो बाय बाय, टेक केयर, नोट्स डाउनलोड कर लेना।